Hello students, welcome back. Today we are to study modal verbs. Let us see what about modal verb. Modal verbs क्या होती हैं, कितनी होती हैं और इनसे जुड़े प्रश्न कैसे हम सॉल्व करते हैं, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि बेसिक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉडल वर्ब्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं। बिना इनके प्रयोग के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सेंटर में वर्ब होता है और चूंकि ये वर्ब परिवार के सदस्य हैं इसलिए इनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है आपके लिए। तो आइए हम आज इस चैप्टर को देखते हैं बेसिक लेवल पे, फिर इसे हम एडवांस लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी देखेंगे। पहले इसके बेसिक और मॉडल वर्ब से हमारा आशय उन वर्ब से होता है जो आमतौर पे वाक्य में दिए हुए सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से परे होती हैं, मीन्स अनटच्ड होती हैं, अनइन्फ्लुएंस्ड होती हैं, इन पे उनका कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी स्वतंत्र होती हैं। ये कैसे डिफरेंट हैं हेल्पिंग वर्ब के अदर वर्ब से, जैसे प्राइमरी वर्ब से, तो उस कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को मैंने आपको पीछे वर्ब पढ़ाते समय बताया था कि दो पार्ट में बांटा जाता है। एक को प्राइमरी वर्ब कहते हैं, ओके, और दूसरे को मॉडल्स कहते हैं या मॉडल वर्ब्स कहते हैं। प्राइमरी वर्ब में आपने देखा कि इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं लगभग 11 वर्ब्स होती हैं। इसमें हमने आपको बताया भी था, वन अगेन, इज, आर, एम ऐसे करके होती हैं, वाज, वर, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब्स होती हैं ये किसी वाक्य में प्रयोग की जाने वाले अपने सब्जेक्ट के साथ पैक्ट होती हैं, यानी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिक वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखें, जैसे हमने देखा वहां कि अगर सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, ही अथवा सी, आप देखिए तो इसके साथ इज ही प्रयोग होगी। ओके, आई अगर है तो इसके साथ एम का ही प्रयोग होगा। ओके, और अगर प्लूरल का है कोई तो वी, अगर है यू, दे, इस तरह का, या प्लूरल नाउन है जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो इनके साथ आप आर का ही प्रयोग करते हो। इज दैट क्लियर? ये पर्टिकुलर बंधी हुई हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। लेकिन व्हाट अबाउट मॉडल वर्ब्स? नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। मॉडल वर्ब्स फ्री होती हैं, ये अपने सब्जेक्ट से फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ये सबसे पहले तो आप इनकी संख्या को नोट कर लोगे। ये विल, वुड, देन कम शैल, शुड, देन कैन, कुड, मे, माइट, ये 8। इनके अलावा मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू तथा ought to, ये टोटल 13 वर्ब आपको दिख रही हैं। ये बेसिकली मॉडल वर्ब्स के रूप में जानी जाती हैं। अब हम इनके एक एक करके इनके प्रयोग को सीखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मॉडल वर्ब्स में जो पहली वर्ब हमको मिलती है वो विल के रूप में है। तो इनके प्रयोग को हम विल और शैल को एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इनका प्रयोग आप फ्यूचर टेंस में पाते हो और वहां पे ये पर्सन वाइज बटी हुई हैं। अब वहां नंबर जेंडर नहीं है, ध्यान रखना है, पर्सन वाइज। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन की, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, चाहे
सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी आई हो या वी, इन दोनों के साथ कॉमनली सेल का प्रयोग करेंगे आप। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों ही के साथ आप कॉमनली इनका प्रयोग करेंगे। ओके, एज फार एज विल इज कंसर्न, जहां तक विल का सवाल है तो विल के बारे में बता दें। ये थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि ही, सी, इट, दे, यू, और जो भी प्लूरल नाउन्स हैं जैसे बॉयज, गर्ल्स अभी बताया, इन सभी के साथ विल का प्रयोग करिएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, तो यहां पे आई शैल टीच यू इंग्लिश। ओके, हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, वी शैल लर्न इंग्लिश। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि वह अंग्रेजी सीखेगा तो ही विल लर्न, आप लोग सीखेंगे तो यू विल लर्न। यहां हम इनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली ये पहला यूज है विल और शैल का, जो आप फ्यूचर टेंस में करते हैं इस मॉडल का प्रयोग। दूसरे नंबर पे इसके प्रयोग के बारे में बताएं कि ये विल और शैल एक जगह पे एक्सेप्शनली, मतलब इसको आप अपवाद समझ के प्रयोग करोगे, एज एन एक्सेप्शन, ये उलट जाती हैं। उलट जाने से मतलब जहां विल का प्रयोग करना होगा वहां शैल का प्रयोग करते हैं, और जहां शैल का प्रयोग करना होगा वहां विल का प्रयोग किया जाता है। बट कंडीशंस अप्लाई, अब टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस? तो यदि किसी वाक्य में, गौर करेंगे, यदि किसी वाक्य में कोई कमिटमेंट अथवा थ्रीट अथवा डिटर्मिनेशन का भाव दिया हो, यानी कि प्रतिज्ञा का बोध हो, धमकी देने का भाव हो, अथवा दृढ़ता की बात की गई हो, तो उस वाक्य में आप विल की बदले शैल का प्रयोग करेंगे और शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि मैं कल गोरखपुर जाऊंगा। ओके, मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई शैल विजिट गोरखपुर टुमारो, ऐसे इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि मैं कहूं कि मैं कल गोरखपुर अवश्य जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और कर रहे हैं, यानी कि हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसमें अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, डिटरमिन्ड हैं कि हम जाएंगे ही जाएंगे। तब उस कंडीशन में आई के साथ आप विल का प्रयोग करोगे। आई विल गो टू गोरखपुर मीन्स मैं अवश्य ही जाऊंगा। आमतौर पे हिंदी भाषा में अवश्य अथवा जरूर शब्द से इसको इंडिकेट किया जाता है। क्लियर हुआ? इसका ठीक एडवर्स कंडीशन लेते हैं। अगर थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे है और उसमें यही डिटर्मिनेशन, यही थ्रेट, यही कमिटमेंट दिया हो, तो वहां पर आप विल का प्रयोग ना करके शैल का प्रयोग कर देना। जैसे मैं कहूं कि आप कल गोरखपुर अवश्य जाओगे, तो यू शैल गो टू गोरखपुर टुमारो। यहां यू के साथ प्रयोग होने वाली विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी यदि किसी वाक्य में आज के बाद आपको सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल दिखे और फर्स्ट पर्सन के साथ विल दिखे, तो क्या सेंस लेना है, क्या मीनिंग ग्रैब करेंगे आप, कि उस वाक्य में कमिटमेंट अथवा थ्रीट अथवा डिटर्मिनेशन का भाव है। इज दैट क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब तीसरा जो इसमें आता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। विल से वुड बन जाती है और शैल से शुड बन जाती है।
इसी का पास्ट फॉर्मेट होता है शुड। तो अब उसमें इनका प्रयोग कैसे करते हैं? वुड का प्रयोग आप स्पेशली किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए या हम्बली रिक्वेस्ट करने के लिए करते हो। जैसे मैं कहूं कि क्या आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलेंगे? क्या आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलेंगे? इसमें हमने हम्बल रिक्वेस्ट किया आपसे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी अप टू रेलवे स्टेशन, इजंट इट? यहां पे आप विल का प्रयोग ना करके वुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें विनम्र निवेदन का भाव डाल दिया गया। दूसरा, शुड। शुड का प्रयोग आमतौर पे हिंदी में चाहिए अर्थ में किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग डिफरेंट कंडीशन में किया जाता है स्टूडेंट्स। डिफरेंट कंडीशन से क्या मतलब है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग हम सजेशन, यानी किसी को कोई चीज आप सजेस्ट कर रहे हो, मीन्स एडवाइस दे रहे हो ना, तो आपको करना है। इधर सजेस्ट करने के लिए करते हो या एडवाइस किसी को दे रहे हो तो सलाह देने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वर्क हार्ड, मैं कहूं कि आपको अब परीक्षा आपकी करीब आ रही है, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। इट्स अ सिंपल एडवाइस, ओके, और सजेशन। तो आप इस वाक्य में शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड वर्क हार्डर एज योर एग्जामिनेशंस आर क्लोज। ओके, यू शुड वर्क हार्डर, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। दूसरा, हम कहें कि आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ये भी सलाह है। यू शुड टेक बाथ डेली। ओके, आपको सड़क पर बाएं चलना चाहिए, ये भी सलाह है। ऐसी किसी भी सलाह के लिए आप शुड का प्रयोग करेंगे। इसका दूसरा प्रयोग होता है परमिशन। कर करेंगे, परमिशन ग्रांट करने के लिए किया जाता है, मीन्स अनुमति लेने देने के लिए। ये मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है। जैसे पहले आपको याद होगा, बचपन से ही आप जिन भी विद्यालयों में पढ़ते रहे हो, वहां पर अनुमति लेने देने की जब भी बात आती है तो आप कैसे अनुमति लेते थे? मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मिस, या मैम कहते थे ना। तो ये मे शब्द मॉडल परिवार के ही सदस्य हैं और इसका प्रयोग करके आप अनुमति लेते थे। इज दैट क्लियर? बट नाउ इसके साथ शुड का प्रयोग अब फॉर्मल हो गया है। ओके, जैसे शुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शुड आई कम इन। इज दैट क्लियर? यहां पे मोर पोलाइटनेस का सेंस शो हो रहा है इस वाक्य में। दैट्स वाई should is being used nowadays in conversations. Okay, shaken. The next one, इसका प्रयोग कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, पर्टिकुलर उस सेंटेंस में होता है कंजक्शन के रूप में, मतलब पेयर टर्म के रूप में। वो आपको विशेष ध्यान रखना है। एक शब्द होता है लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग किसी को पता है? लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। गौर करें, छोटा सा टर्म है बट मीनिंग इसका बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि। अब जब भी कभी आपको किसी वाक्य में लेस्ट दिख जाए ना, तो इसकी पेयर है शुड, मतलब उस वाक्य में कंपल्सरली आपको शुड मिलेगी ही मिलेगी। यू कांट इग्नोर, यू कांट अवॉइड इट। ओके, जैसे अब एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। अगर हम कहें कि कठिन परिश्रम करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। कठिन परिश्रम करिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब वहां पे शुड आ रही है लेस्ट के बाद। जरा धीमे बोलो,
कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। ऐसे वाक्यों में जरा धीमे बोलो, स्पीक स्लोली, लेस्ट समवन शुड लिसन, कोई सुन ना ले। ऐसे शुड का प्रयोग यहां पे लेस्ट के पेयर के रूप में, जैसे अक्सर आप आ रहे हो क्लास लेने, कोचिंग क्लासेस जाते हो, किसी वजह से लेट हो रहे हो, ओके, ट्रैफिक में फंस गए, तो आप क्या बोलते हो आप अपने दोस्त को, जरा जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि सर पढ़ाने लग जाए, क्लासेस छूट जाए। ओके, तो इस बात को आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, वॉक फास्ट, जरा तेज चलो, या मार्च फास्ट, लेस्ट वी शुड मिस द क्लास, वी शुड मिस द बस, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, जरा तेजी से चलो। क्लियर हुआ? तो शुड का ये प्रयोग काफी महत्व का है, लिस्ट के पेयर के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। आई होप कि अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी सवाल में जो आपकी परीक्षा में आए और उसमें लिस्ट के प्रयोग वाले वाक्य में शुड के बदले कई बार वुड या कुड दे दिया होता है, ये स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए सॉल्व पेपर सेटर्स करते हैं ऐसा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे कुड अथवा वुड को हटा के और वहां शुड को प्लेस कर देना है, बस इतना। या इन केस इफ देयर इज नो यूज ऑफ शुड, अगर शुड का प्रयोग किया ही नहीं गया है उस वाक्य में, तो भी आपको शुड को लाके प्लेस कर देना है, देन योर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यहां शुड का चौथा प्रयोग भी आपको सीखना है। ये मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है या मोरल ड्यूटी को दिखाता है। शुड क्या दिखाती है, मोरल ड्यूटी को, यानी हम सभी के कुछ नैतिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य होते हैं जीवन में, तो जिनका पालन करना कंपलसरी होता है, चाहे वो शास्त्रीय विधान से देखें, सामाजिक विधान से देखें या पारिवारिक विधान से। जैसे नैतिक शिक्षा तो आपको पता होगी, एथिक्स या मॉरल साइंस की किताब पढ़े ही होंगे, तो क्या एथिक कहता है, नीति शास्त्र क्या कहती है, ये कहा जाता है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये सभी भाव हमारी एथिक्स से जुड़े हुए हैं, इनको हम नीति शास्त्र कहते हैं। ओके, अब नीति शास्त्र की इन नीतिपरक बातों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें ग्रामर या ग्रामेरियंस शुड का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, हमें अपने माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? वी शुड ओबे आवर एल्डर्स एंड टीचर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे शिक्षक जो कहते हैं हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, यानी अर्थात राष्ट्र से प्रेम करने का आशय क्या है, हमें राष्ट्र के खिलाफ या उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करना होता है। दैट इज, तो यू नोटिस्ड कि आपने शुड को इन अलग अलग सेंस में हम कैसे प्रयोग करते हैं आपने देखा, एक मॉडल वर्ब शुड और इतनी तरह के प्रयोग हैं इनके। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत ही स्पष्ट इस पे लिखा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब परिवार में अगली मॉडल वर्ब जो होती है वो है मे, इसको हम यूज ऑफ
में से जानेंगे। हिंदी में इसे सकना कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं। अब प्रयोग की बात करें तो प्रयोग में कैसे होता है, ये कहां कहां प्रयोग होता है, तो इसके प्रयोग की भी विधि जान लें। पहला, ये परमिशन के लिए प्रयोग की जाती है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था वही, ठीक है। अब परमिशन लेना भी हो तो भी और परमिशन देना भी हो तो भी, दोनों कंडीशन में आप मॉडल वर्ब मे का प्रयोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं। मे आई टेक योर नोट्स, क्या मैं आपका नोटबुक ले लूं। कोई भी परमिशन मांग रहे हैं तो मे आई कम इन, तो बहुत कॉमन है। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट टीचर से परमिशन लेता है और टीचर परमिशन देते हैं, जब वो बोलेंगे कि मे आई कम इन, तो उनको रिस्पॉन्ड मिलेगा टीचर की तरफ से, यस यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। तो परमिशन लेना भी हुआ, परमिशन देना भी हुआ। क्लियर, मे का पहला प्रयोग परमिशन के लिए। अभी दूसरा प्रयोग इसका आप करते हो पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी, यू नो, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, संभावना, ओके। व्हाट अबाउट द पॉसिबिलिटी, संभावना क्या, जैसे कोई चीज जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस तरह का एजम्पशन, एज्यूम करना संभावना कहलाता है। जैसे आप बाहर निकलते हो कमरे से और देखते हो बदली लगी हुई है, तो आपके मन में क्या ख्याल होता है कि आज बारिश हो सकती है। बादलों को देख के आसमां में आप कहते हो, मन में सोचते हो कि आज बारिश हो सकती है। क्लियर। इस बात को अंग्रेजी में कहना हो तो आपको कहना पड़ेगा इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। पिताजी आ सकते हैं, संभावना है मेरे पिताजी आज घर लौट आए, काफी दिनों से बाहर गए हुए हैं। किसी ने पूछा कि भाई पिताजी आपके कब तक सर आज आ सकते हैं, कंफर्म तो नहीं है लेकिन संभावना है कि आज आ सकते हैं। तो माय फादर मे कम बैक या मे रिटर्न होम टुडे, ओके। तो मे को परमिशन के लिए आप प्रयोग करोगे, दूसरे नंबर पे पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मूव, इसके बाद अगली मॉडल होती है माइट। यू नो, माइट इज नोन एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट को मे का पास्ट फॉर्म कहा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे, क्या किस सेंस में प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे। सेंस तो इसका भी वही होगा, बस टेंस डिफरेंट हो जाएगा। टेंस ये प्रेजेंट को शो कर रही है, तो ये पास्ट को दिखाएगी, ठीक है। परमिशन इससे भी, परमिशन इससे भी, पॉसिबिलिटी ये भी मे भी दिखाती है और पॉसिबिलिटी माइट भी दिखाएगी। क्लियर। जैसे हम अगर बात करें माइट का, तो उसी वाक्य को हम दूसरे रूप में लेते हैं, पास्ट रूप में। जैसे हम कल शाम की बात करें, कल शाम बारिश हो सकती थी, बदली लगी थी, हुई नहीं, ये पॉसिबिलिटी थी, देयर वाज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फॉर रेन, बट हुई नहीं। इस बात को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे तो अब आपको वहां पे माइट की जरूरत पड़ेगी। इट माइट रेन यस्टरडे, या लास्ट इवनिंग या लास्ट नाइट, कल रात बारिश हो सकती थी, तो वहां पे आपको इट माइट का प्रयोग करना होगा। इज दैट क्लियर? में पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, उसी का ये पास्ट फॉर्म है। भूतकाल के वाक्यों में आप में का वही पास्ट फॉर्म माइट प्रयोग कर लिया करिएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरा परमिशन, आप कहते हो मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं। इसी चीज को कल के परिप्रेक्ष्य में भूतकाल में कहना हो कि उसने मुझसे पूछा क्या वो आ सकती थी, तो माइट आई कम इन, माइट शी कम इन, माइट
ही कम इन, ऐसे हो जाएगा। वही परमिशन आप पास्ट में देना चाहते हो तो मे के बदले माइट का प्रयोग करोगे। अगली मॉडल वर्ब का नाम होता है मस्ट, और अवश्य ही इसको सुना होगा आपने। अब तक यहां तक आते आते नहीं भी सुना हो तो अब आपको मैं क्लियर कर दूं। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य, और अवश्य के साथ इसमें चाहिए शब्द भी जोड़ लेना है आपको। अवश्य चाहिए, ओके। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। अब इसका प्रयोग आप जहां भी हिंदी में अवश्य चाहिए आता है आसानी से करते रहिए। जैसे मैं कहूं आपको कि आपको 30 में 28 29 नंबर तो अवश्य लाना चाहिए अंग्रेजी में। हमारी टीचिंग के बाद आपको 29 28 नंबर तो अवश्य लाना चाहिए। उसे दिल्ली अवश्य जाना चाहिए, है ना। हमें अमेरिका का विरोध अवश्य करना चाहिए। हमें ट्रंप की ट्रैफिक पॉलिसी का विरोध अवश्य करना चाहिए। तो वी मस्ट अपोज ट्रम्प्स ट्रैफिक पॉलिसी। इज दैट क्लियर? यू मस्ट गो देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। आपको अनु से बात करना चाहिए, अवश्य बात करना चाहिए। तो यू मस्ट टॉक टू अनुष्का, ऐसे। उसे इस गाड़ी को अवश्य खरीदना चाहिए। ही मस्ट बाय दिस कार। इन दिस वे, जहां पर भी कंपल्सन सेगमेंट की बात होने लगे वहां आप मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग सरलता से, सहजता से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी टिपिकल like physics, numericals, or like math solution is there in English grammar. It's very easy and simple things which you can master it. You can be master by regular practice, isn't it? Moving towards the next segment, must के बाद आती है इसमें अगला जो मॉडल वर्ब है वो है डेयर। डेयर का अर्थ होता है साहस अथवा दुस्साहस बोलते हैं। गौर करेंगे, साहस अथवा दुस्साहस के सेंस में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई हमारी सोच के खिलाफ या उसके परे कोई एक्शन लेता है तो वहां हमको वो शॉक करता है फॉर अ मोमेंट, तो वहां पर हम डेयर का प्रयोग करते। कैसे करेंगे? ये बोलचाल में तो आप बहुत करते हो, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना, दम है तो ये काम करके दिखाओ, दम है तो नदी में कूद के दिखाओ, है ना। दम है तो रिया को छू के दिखाओ, ऐसा बोल के लोग आपस में लड़ा देते हैं, है ना। इसी चीज को, अरे तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी ये मजाल, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। मोदी जी की हिम्मत नहीं राहुल से डिबेट कर सके, मीडिया का सामना कर सके। यह बात आपको इंग्लिश में कहना हो तो मिस्टर मोदी डेयर्स नॉट फेस मीडिया। आप देखते हैं ऐसे बोला जाता है मीडिया में। इसी तरह उसकी मजाल नहीं मेरे सामने खड़ा हो जाए, इस तरह के वाक्य हो, ही डेयर्स नॉट फेस मी। और अगर हम कहें कि हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ, टच मी इफ यू डेयर, टच मी इफ यू डेयर। इस सेंस में हम डेयर का प्रयोग करते हैं साहसिक या दुस्साहसिक बातों के भावों को व्यक्त करने के लिए आप इस मॉडल का सहारा लेते हैं। नाउ डेयर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नीड। ध्यान रखना है डेयर और नीड को ग्रामरियंस सेमी मॉडल भी बोलते हैं। सेमी मॉडल से मतलब होता है इनमें वर्ब की क्वालिटी भी होती है और हेल्पिंग वर्ब की क्वालिटी भी होती है, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की। इसलिए जब ये इस रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो इनके साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करने पर। याद रखिएगा,
अब नीड का मतलब तो आपको पता होगा, जरूरत या आवश्यकता। ये दो सेंस में प्रयोग होती है नीड। जरूरत या आवश्यकता क्या होती है? बहुत सारी एग्जांपल्स आप दिन भर प्रयोग करते हो। मुझे मैं कहूं अगर एग्जांपल के रूप में, मुझे आपके मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी राय की, मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है सर। आई नीड योर गाइडेंस सर, इजंट इट? आई नीड योर पायनियरशिप, मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। ऐसे वाक्यों में आपको यहां नीड की, मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोला जाता है। उसे दवा की जरूरत है, ही नीड्स मेडिसिन, इजंट इट? अच्छा, निगेटिव सेंटेंस में आप इसका प्रयोग करते हो, अक्सर आप बोलते हो ना, मुझे तुम्हारे राय की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में तीसरे की जरूरत नहीं है, ऐसे। तो आई नीड नॉट योर एडवाइस, या इसी बात को आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, आई डोंट नीड योर एडवाइस, आई डोंट नीड योर एडवाइस। ओके, मुझे आपके मदद की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट योर हेल्प। ओके, तो यहां पे आप नीड का प्रयोग इस रूप में करते हैं। ध्यान रखना ही, डेयर और नीड, इनको मैं यहां लिख भी देता हूं, ये सेमी मॉडल्स हैं भी कही जाती हैं। यानी कि मॉडल वर्ब परिवार में अगर 13 सदस्य हैं तो उनमें इन दोनों का रोल डबल रोल है। बाकी सब सिंगुलर रोल में है, सिंगल रोल में है, तो ये डबल रोल में है। यू विल हैव टू पे अटेंशन अबाउट दिस। अगली स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट, नीड के बाद अगला होता है यूज्ड टू। देखेंगे अगली मॉडल है, ये 12वीं है संख्या में। यूज्ड टू, इसको बोलते हैं आदत होना, और वो भी कैसी आदत होना? पास्ट की, यानी कि भूतकाल की। ऐसी कोई भी आदत जो अतीत में थी बट अब खत्म हो गई है, नहीं है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर में इनकी मदद लेनी पड़ती है। ये मॉडल वर्ब परिवार की 12वीं बेटी हैं, इनको जान लीजिए। वर्ब परिवार की कैसे? जैसे मैं कहूं कि बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। गौर करिएगा, यह वाक्य खुद में सजेस्ट कर रहा है कि अब मैं नहीं खेलता हूं, वो वक्त था बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, ये बात कहना हो। बचपन में मैं टीवी देखा करता था, बहुत ज्यादा टीवी देखता था, ये बात कहनी हो। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अब मैं मंदिर जाया करती थी, ये बात आपको कहना हो। ओके, तो कैसे कहोगी आप? मैं मंदिर जाया करती थी, यानी कि अब नहीं जाती। आई यूज टू गो टू टेम्पल, आई यूज टू विजिट हनुमान टेम्पल ऑन एवरी ट्यूसडे। मैं मंगलवार को मंदिर जाया करता था। ओके, प्रत्येक मंगलवार को, इस बात को कहना हो। वो झूठ बोला करती थी, सी यूज टू टेल अ लाई, इजंट इट? मैं 4 विषय पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच 4 लैंग्वेजेस, आई यूज टू टीच 4 लैंग्वेजेस। 4 भाषाएं पढ़ाता था, 4 सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, जो भी आप यूज करना चाहें। तो अतीत की किसी भी बात को या किसी भी हैबिट को विच इज नो मोर नाउ, जो अब नहीं है, इट वॉज यूज टू बी, हुआ करती थी। मेरे पिताजी मुझे प्रतिदिन 20 रुपए दिया करते थे। ओके, तो माई फादर यूज टू गिव मी 20 रुपीज एवरी डे। You'll have to say like this, my father used to give me rupees 20 every day. Okay? तो अतीत की किसी भी चीज को या किसी भी आदत को जो वर्तमान में नहीं है, दर्शाने के लिए मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग किया जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट,
द 13th वन इज ought to। गौर करेंगे, इसको हम लोग ought to बोलते हैं और इसे चाहिए के सेंस में प्रयोग किया जाता है और ये भी मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। मोरल ऑब्लिगेशन, यू नो व्हाट इज मोरल ऑब्लिगेशन, जो मैंने अभी पीछे बताया कि जब भी कोई एथिकल सेंस हो किसी वाक्य में तो वहां पर आप शुड का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहां कहां, सिर्फ नैतिक कर्तव्य मोरल ड्यूटी को दर्शाने के लिए। जैसे हमने ये शुड को रिप्लेस कर सकती है, बस एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इस नियम को आपको सीख लेना है कि जो रोल शुड अदा करती है वही रोल मॉडल वर्ब ought to भी अदा कर सकती है। जैसे हमने कहा कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, we ought to serve our parents, is that clear? Whether we should serve our parents भी आप कह सकते हैं और we ought to serve our parents भी आप कह सकते हैं। मतलब ये दोनों बहनें, वर्ब परिवार की दोनों बेटियां इस सेंस में या इस गुण में कॉमन हैं, ये कहने का आशय है। आई होप अब क्लियर। यहां पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्या सर ये शुड से कैसे भिन्न है? शुड का के बदले क्या हम हर जगह ought to का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं। गौर करिएगा, शुड का प्रयोग आप एडवाइस देने के लिए भी कर रहे थे, मैंने बताया। शुड का प्रयोग आप परमिशन लेने के लिए भी कर रहे थे, और तीसरा शुड का प्रयोग आप लिस्ट के पेयर वर्ड के रूप में भी कर रहे थे। तो अगर आप ये कहें कि क्या शुड को ought to से रिप्लेस किया जा सकता है, तो मैं बस यही कहूंगा कि नहीं। चार अगर प्रयोग मैंने बताया तो उसमें से सिर्फ एक जगह ही जिसमें नैतिक कर्तव्य की दुहाई दी गई थी, बस उसमें आप ought to का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी के सेंस में शुड ही प्रेफर्ड होगी। इज दैट क्लियर? आई होप कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, इसमें आप क्लियर होंगे। अब इसके अलावा ये बेसिक मॉडल वर्ब्स थी, इन 13 के अलावा भी कुछ मॉडल वर्ब्स आज प्रयोग में या प्रचलन में हैं जिनको भी आपको जानना चाहिए। ये कौन कौन सी हैं? गौर करिएगा, शुड के साथ अगर हैव आ जाए ना डियर, तो आपको इस मॉडल वर्ब का प्रयोग मतलब किस सेंस में होगा अभी दिखाते हैं। तो शुड हैव है, अब ये क्या है, शुड का अर्थ तो चाहिए था, लेकिन अब हैव आ जाने के बाद इसका अर्थ ऐसे हो जाएगा। सिर्फ चाहिए पहले हुआ करता है, लेकिन अब चाहिए था के सेंस में आप शुड हैव का प्रयोग करेंगे। एक और परिवर्तन होगा, वहां शुड के बाद या मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती थी, अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हो ना, उसका। जैसे मैं कहूं कि आपको खाना खाना चाहिए था, आपको कल खाना खाना चाहिए था, तो यू शुड हैव टेकन फूड, ऐसे बोलेंगे। कल खाना चाहिए था, यस्टरडे, है ना। उसे गोरखपुर जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू गोरखपुर, मतलब जाना चाहिए था। आपको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था, तो यू शुड हैव मेट द सीएम, द चीफ मिनिस्टर, ऐसे बात करना है शुड के बाद हैव के साथ। इसी कैटेगरी में मस्ट का प्रयोग हमने किया, अवश्य चाहिए, लेकिन अब इसके साथ अगर हैव ऐड हो जाए तो फिर इसका अर्थ अवश्य चाहिए था, ये हो जाएगा, अवश्य चाहिए था। ओके, अब अवश्य चाहिए था में मस्ट है। जैसे मैं कहूं कि प्रधानमंत्री को देवरिया या गोरखपुर अवश्य जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री को लखनऊ में अवश्य रहना चाहिए था। ऐसा कोई भी वाक्य हो तो वहां पर
आपको मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। उसे वह घर अवश्य खरीदना चाहिए था। ही मस्ट हैव बॉट दैट हाउस। ही मस्ट हैव बॉट दैट हाउस। उसे वह घर अवश्य खरीदना चाहिए था। इज दैट क्लियर? तो ऐसी जगहों पे आप इन प्रीपोजिशन इन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब एक बार फिर से आपको मैं दोहरा देता हूं ताकि देख लें। यूज टू, ऑट टू। अब मॉडल वर्ब्स में आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई इशू होने वाला है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया बेसिक लेवल तक। अब हम इनके एडवांस वर्जन्स या जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेके जब चलेंगे तो नेक्स्ट वीक में, तो आप इनसे जुड़े सारे सवालों को आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल भी चिंता न करें, आप अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। बस विश्वास करते हुए नियमित ये नोट्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, या जैसे भी चाहे नोट कर लेंगे तो आपका बेस पर्याप्त हो जाएगा, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। इस फाउंडेशन पे, स्ट्रांग फाउंडेशन पे आप स्ट्रांग एडवांस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।